हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन का थ्योरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू डील करेंगे। ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, सारे को हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, जितना जल्दी हो सके हम लोग चैप्टर को कवर करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जज कर लेते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो इस अध्याय में, इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की गणना विधि, उसको गणना कैसे किया जाता है, कैसे जीडीपी निकाला जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उपभोक्ता कीमत सूचकांक क्या होता है, थोक कीमत सूचकांक क्या होता है, इत्यादि का वर्णन परिभाषा सहित क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। उसका विस्तार पूर्वक हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम लोग एडम स्मिथ के बारे में जान लेते हैं। एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित करने वाले अर्थशास्त्रियों यानी इकोनॉमिस्ट में आगे रहे हैं। और इनके सबसे महत्वपूर्ण कीर्ति यानी प्रसिद्धि का जो नाम है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो 1776 ईस्वी में छपी थी। ये बुक का नाम आपको हर हाल में याद रखना है। ये बुक शायद इसका नाम 2 से 3 बार हम लोग रिपीट कर लिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है। ये बुक का नाम बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, और ये कब पूछ दिया जाए ये कोई ठिकाना नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहला जो पॉइंट आया वो पॉइंट है अंतिम वस्तु यानी फाइनल गुड्स। वह वस्तु, वह पदार्थ या फिर वह चीज जो उत्पादन की सीमा रेखा यानी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को पार कर चुकी है और उपभोक्ता यानी कंज्यूमर द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली उपयोग किया जाता, उपभोग किया जाता, तो उसको क्या कहेंगे, अंतिम वस्तु कहेंगे यानी फाइनल गुड्स से कहेंगे। अब अंतिम वस्तु में कोई बदलाव नहीं लाया जाता है, कोई परिवर्तन नहीं लाया जाता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि गेहूं से क्या बना है, आटा बना है, और आटा से क्या बन गया है, ब्रेड बन गया है। तो यहाँ ब्रेड जो कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, अंतिम वस्तु कहलाएंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, अंतिम वस्तु कहलाएंगे, क्योंकि ब्रेड डायरेक्टली कौन इस्तेमाल करता है, कौन उपयोग करता है, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता इस्तेमाल करता है। और ब्रेड में कोई चेंजिंग लाया जा सकता है नहीं, इसमें कोई परिवर्तन लाया नहीं जा सकता। अब ये डायरेक्टली किसके हाथ में चले गया, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता के हाथ में चले गया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ये फिगर। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। आगे हमको बताया जा रहा है कि अंतिम वस्तु विक्रय होने के बाद, विक्रय का मतलब क्या होता है, यानी बिकने के बाद, यानी विक्रय होने के बाद आर्थिक प्रवाह यानी इकोनॉमिक फ्लो से बाहर निकल जाता है, निष्कासित हो जाता है। अब आर्थिक प्रवाह क्या होता है, इकोनॉमिक फ्लो क्या होता है, इसके बारे में जस्ट इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको बताया जा रहा है कि उपभोग वस्तु यानी उपभोग वस्तु के बारे में डेफिनेशन हमको यहाँ दिया जा रहा है। तो उपभोग वस्तु यह मानवीय आवश्यकताओं यानी जरूरतों को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करता है, डायरेक्टली क्या करता है, संतुष्ट करता है, तथा इस प्रकार की वस्तु का उपयोग यानी उपभोग या फिर उपयोग या उपभोग बात सेम है, चाहे आप उपयोग बोले या फिर उपभोग बोले। तो इस प्रकार की वस्तु का उपयोग अन्य वस्तु के उत्पादन में नहीं किया जाता है, और अर्थात उपभोक्ता द्वारा उपयोग की गई वस्तु को क्या कहेंगे, उपभोग वस्तु कहेंगे। ठीक है, या आप सेम ये भी बोल सकते हैं कि अंतिम वस्तु और उपभोग वस्तु दोनों सेम ही है। अंतिम वस्तु और उपभोग वस्तु दोनों क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ बनावट की दृष्टि से इसको जो नाम पड़ा है, यानी बनावट में जो फैक्ट्री जो यानी यहाँ एक तरह से जो स्टेप बाय स्टेप चला है, यानी ये आर्थिक प्रवाह के दृष्टि से यहाँ नाम पड़ा है अंतिम वस्तु। ठीक है, और यहाँ उपभोग यानी कंज्यूमर के द्वारा यानी उपभोक्ता के द्वारा ये नाम दिया गया है उपभोग वस्तु। ठीक है, तो जैसे कि कपड़ा हो गया, आहार हो गया, जो भी होते हैं उपभोक्ता इस्तेमाल करते हैं यानी कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, उपभोग वस्तु कहेंगे। यानी फाइनली आप ये भी बोल सकते हैं कि उपभोक्ता द्वारा, कंज्यूमर द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तु को क्या कहेंगे, उपभोग की वस्तु कहेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे पूंजीगत वस्तु के बारे में। पूंजीगत वस्तु यानी कैपिटल गुड्स क्या होता है। देखिए, इसका उपयोग, इसका इस्तेमाल उत्पादन की प्रक्रिया में किया जाता है, यानी उत्पादन प्रोसेस यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में किया जाता है। ये उत्पादक यानी प्रोड्यूसर की परिसंपत्ति होती है। ठीक है, यानी ये क्या होती है, एक तरह से परिसंपत्ति होती है किसकी, उत्पादक की यानी प्रोड्यूसर की। और उत्पादक कौन होते हैं, जो उत्पादन करने वाला होते हैं, यानी जो फर्म के मालिक होते हैं, जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं, उसको वो कौन होते हैं, उत्पादक होते हैं। जैसे कि मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, ये सब क्या है, कैपिटल गुड्स है यानी पूंजीगत वस्तु है। ठीक है, यानी आप ध्यान से देखिए, ये सब मशीन जो है या फिर प्लांट है, जो एक प्रकार का परिसंपत्ति है, यानी एक तरह से संपत्ति के जैसा, मतलब वो उत्पादक के पास यानी प्रोड्यूसर के पास उपस्थित रहता, तो ये क्या कहलाएंगे, पूंजीगत वस्तु कहलाएंगे। यानी इसका इस्तेमाल उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन करने के लिए किया जाता है किसी भी वस्तु का। ठीक है, यानी उसी को क्या कहेंगे, पूंजीगत वस्तु कहेंगे। आगे हम पढ़ेंगे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, ड्यूरेबल गुड्स।
गुड्स। काफी सिंपल है, ये सब चीज तो आपको समझ में आना चाहिए, यानी नाम से ही आप समझ सकते हैं टिकाऊ का मतलब क्या होता है, टिकने वाला। तो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु यानी ड्यूरेबल गुड्स वह वस्तु वह पदार्थ जिसका इस्तेमाल, जिसका प्रयोग, जिसका उपयोग एक से अधिक बार यानी एक से अधिक बार लंबे समय तक किया जाता है, उसको क्या कहेंगे, टिकाऊ वस्तु कहेंगे। जैसे कि मोबाइल हो गया, मशीनरी हो गया। मोबाइल का इस्तेमाल क्या करते हैं, एक से अधिक बार करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल में, यानी चलते रहता है। ये कभी खत्म होने वाला है, अगर खत्म होगा तो बहुत टाइम बाद यानी लंबे समय बाद ये खत्म होता है, यानी ये टिकता है, लंबे समय तक टिकता है, तो इसको क्या कहेंगे, टिकाऊ उपभोग वस्तु यानी ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। एग्जांपल के रूप में आप हर चीज आपको समझ में आता होगा, ठीक है। यानी हम लोग एक तरफ से हम लोग सब चीज डील करते हैं। ये चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जितने भी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे यानी स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, सब चीज को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग का कोई चीज नहीं छूटेगा, हम लोग जो कवर कर रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आयकर लेखांकन समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 2। आगे हम पढ़ेंगे मध्यवर्ती वस्तु, इंटरमीडिएट गुड्स। मध्यवर्ती आप समझते हैं, यानी मध्य, यानी मध्य का मतलब क्या होता है, बीच। तो मध्यवर्ती वस्तु है वह वस्तु जो बीच में आती है, उत्पादन की प्रोसेस में, उत्पादन की प्रक्रिया में जो वस्तु बीच में आता है उसको क्या कहेंगे, मध्यवर्ती वस्तु कहेंगे। जैसे कि यहाँ क्या एग्जांपल के रूप में यहाँ दिया गया है, डायरेक्टली हम एग्जांपल ही देखते हैं। जैसे कि आटा देखिए, यहाँ देखिए ब्रेड को बनाने में आटा जो हुआ बीच में आया, गेहूं से बना आटा, आटा से बना ब्रेड, तो बीच में कौन आया, आटा आया, तो आटा को ही क्या कहलाएंगे, मध्यवर्ती वस्तु कहलाएंगे। ये गेहूं से ब्रेड बनाना क्या है, प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस यानी उत्पादन की प्रक्रिया है, और उत्पादन की प्रक्रिया में बीच में आने वाली वस्तु कौन है, आटा है, तो आटा को क्या कहेंगे, मध्यवर्ती वस्तु यानी इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, ठीक है। फिर भी हम लोग परिभाषा को देखेंगे कैसे हम लोग को एग्जाम में लिखना है। तो मध्यवर्ती वस्तु यानी इंटरमीडिएट गुड्स, अंतिम वस्तु क्या कहेंगे, अंतिम वस्तु जिसका उपभोक्ता इस्तेमाल करता है के निर्माण में प्रयोग होने वाली मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है, ठीक है। यानी अंतिम वस्तु को बनाने में ये क्या कहलाएंगे, अंतिम वस्तु कहलाएंगे। जस्ट अभी हम परिभाषा पढ़ाए आप लोगों को कि अंतिम वस्तु क्या होता है, ब्रेड क्या अंतिम वस्तु है, तो अंतिम वस्तु को बनाने में जिस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है उसको, उसी को क्या कहेंगे, मध्यवर्ती वस्तु कहेंगे। यानी उससे पहले जो बीच में आता है उसी को क्या कहेंगे, मध्यवर्ती वस्तु कहेंगे, ठीक है। ये क्या है, अंतिम वस्तु है, ये ब्रेड क्या कहलाएंगे, अंतिम वस्तु कहलाएंगे, और ये क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है, ठीक है। और ये जो है प्राथमिक यानी कृषि क्षेत्र से प्राप्त कच्चा माल है, ठीक है। अब हम समझ लिए मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है, ये नहीं आप तो समझ गए, समझ में तो अच्छा तरह से आता है, वहां एग्जाम में आ जाएगा कि मध्यवर्ती वस्तु से आप क्या समझते इसको परिभाषित करें, तो फिर वहां आप कलम नहीं चलता आपका, ठीक है। इसलिए आप लोग को हर एक हाल में हर एक चीज को समझना है, और लिखने का भी तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में माइंड में तो आ रहा है लेकिन कलम से उसको उतार नहीं पाते, वो कलम से लिखा नहीं जाता हमसे, क्यों, क्योंकि हमको प्रैक्टिस नहीं होता। हम कभी ऐसे पढ़ के छोड़ देते, समझ के छोड़ देते, नहीं। एक आप कोई भी चीज का अगर परिभाषा अगर रटते हैं, रटने से याद नहीं होता, आप रटिए मत, रटने से आप ज्यादा देर तक याद नहीं रख सकते हैं। आप वो चीज को, कोई भी परिभाषा को, जैसे कि मध्यवर्ती वस्तु का अगर आप 100% अगर 2 बार ही लिखेंगे इसका परिभाषा को किसी रफ कॉपी में, तो आपको यह 100% याद हो जाएगा। अगर माइंड में नहीं आएगा तो आपका कलम जो है खुद ब खुद चलने लगेगा, ठीक है। ये होती है कलम की पावर, यानी लिखने का ये पावर होता है, ठीक है। मध्यवर्ती वस्तु यानी इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है ये समझ गए। आगे हमको बताया जा रहा है कि यह उत्पादक द्वारा, फिर यह परिभाषा यानी दोबारा यानी एक तरह से दूसरे तरफ से हमको बताया जा रहा है, यह उत्पादक द्वारा यानी प्रोड्यूसर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कच्चा माल, बिजली, ईंधन इत्यादि मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है, ठीक है। यानी कच्चा माल, ये सब क्या कच्चा माल है। ब्रेड अगर बनेगा तो ब्रेड के लिए आटा क्या कहलाएंगे, कच्चा माल ही कहलाएगा ना, तो ये सब यानी कच्चा माल को भी एक तरह से मध्यवर्ती वस्तु की कह सकते हैं। कच्चा माल को हम लोग भी परिभाषित करते हैं किसके रूप में, मध्यवर्ती वस्तु के रूप में, ठीक है। अब हम वहां पढ़े थे आर्थिक प्रवाह, हम लोग क्या पढ़ते हैं, अंतिम वस्तु जो है वो विक्रय होने के बाद, बिकने के बाद वो आर्थिक यानी आर्थिक प्रवाह इकोनॉमिक फ्लो से बाहर हो जाता है, ठीक है। जस्ट मैंने वीडियो से पहले ही बोला था, इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। आगे मेरा वाला पॉइंट प्रवाह यानी आर्थिक प्रवाह, ठीक है। तो प्रवाह का जो जनरली मतलब होता है वो क्या होता है, बहना। जैसे कि अगर नदी में अगर पानी बह रहा तो हम लोग क्या करते हैं कि नदी में पानी का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, यानी बह रहा है, तो क्या कहेंगे, प्रवाह द फ्लो, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में जो प्रवाह का जो मतलब होता है, अर्थशास्त्र में प्रवाह का मतलब कुछ और ही होता है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में प्रवाह को एक समय के यानी एक समय अवधि के लिए परिभाषित किया जाता है, एक समय में, एक निश्चित टाइम में, एक फिक्स टाइम में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। ये हर टाइम आप परिभाषित इसको नहीं कर सकते अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो प्रवाह का शाब्दिक अर्थ बहाव होता है, यानी बहना होता है, बहाव होता है। अर्थशास्त्र में प्रवाह का अर्थ सुचारू रूप से, यानी सुचारू का मतलब होता है तरीका से, ढंग से, यानी सुचारू रूप से आर्थिक क्रियाकलाप का चलन, यानी आर्थिक क्रियाकलाप का जो प्रोसेस होता है उसका चलन को क्या कहेंगे, फ्लो कहेंगे, यानी प्रवाह कहेंगे। यानी अर्थशास्त्र में ये लाइन आपको याद होना चाहिए कि अर्थशास्त्र में प्रवाह का अर्थ सुचारू रूप से यानी ढंग से, यानी तरीका से आर्थिक क्रियाकलाप का चलन यानी चलने का जो प्रोसेस है उसी को क्या कहेंगे, प्रवाह यानी फ्लो कहेंगे। देखिए अब यहाँ देखिए, अब यहाँ आप ये प्रवाह को दिखाया
लिया जा रहा है या गेहूं से बना है आटा, आटा से बना है ब्रेड, ठीक है, तो ये क्या है, प्रवाह कहलाएंगे, ठीक है। आटा, गेहूं से बना आटा, आटा से फिर ब्रेड बना। देखिए हम इसी को एग्जांपल लेते हैं, गेहूं आटा कर रहे हैं, कोई बोल रहा है कि सिर्फ यही एग्जांपल क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि ये एग्जांपल एक ऐसा एग्जांपल है जो हर लेवल के स्टूडेंट को समझ में आएगा। हालांकि हम ये एग्जांपल के जगह कोई दूसरा वस्तु को भी रख सकते थे, लेकिन नहीं लिया क्योंकि ये बेस्ट एग्जांपल है, सबको ये समझ में आता है, ठीक है। तो यहां देखिए कि गेहूं से आटा बना, आटा से फिर ब्रेड बना, ये ऐसा थोड़ा ना कि गेहूं से डायरेक्ट ब्रेड बना। तो ये क्या है, ये चैन है ना, एक तरह से चैन है, गेहूं से आटा बनना, आटा से ब्रेड बनना। तो ये एक तरह से गेहूं प्रवाह हो रहा है, यानी गेहूं बह रहा है, किसके रूप में, गेहूं जो आगे आगे बह करके आटा में बदल गया या आटा आगे बह करके ब्रेड में बदल गया। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो चैन है, इसी को क्या कहेंगे, प्रवाह कहेंगे, यानी द इकोनॉमिक फ्लो, यानी आर्थिक प्रवाह कहते हैं। यहां आर्थिक लगा हुआ नहीं है, वहां आर्थिक लगा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यहां आर्थिक लगा सकते हैं, यानी आर्थिक प्रवाह बोल सकते हैं। यहां आपको बता दिया गया है कि अर्थशास्त्र में, ठीक है, यानी अर्थशास्त्र में आर्थिक प्रवाह भी बोल सकते हैं या फिर प्रवाह भी इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमको बताया जा रहा है स्टॉक के बारे में। स्टॉक का मतलब तो आप जनरली समझते हैं, स्टॉक का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को रखना, किसी भी चीज को भविष्य के लिए इस्तेमाल करके रखना। अगर आप घर में कोई चीज बोलता है कि इसको स्टॉक करके रखो, यानी ये आगे इस्तेमाल होने वाला, तो स्टॉक का जनरली मतलब क्या होता है, भविष्य में फ्यूचर में उसको इस्तेमाल करने के लिए रखना। तो क्या करेंगे, कोई भी चीज को, कोई भी संपत्ति को इस्तेमाल, यानी अगर पैसे भी रखते हैं तो उसको स्टोर करके रखते हैं, यानी स्टॉक करके रखते हैं, तो वो क्या भविष्य में इस्तेमाल होगा। तो स्टॉक की परिभाषा अर्थशास्त्र में क्या है वो आपको देना है, ये नहीं कि अपने मन से जो आया वो लिख दिए, लेकिन सटीक थोड़ा सा देना है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टॉक से आप क्या समझते हैं, तो स्टॉक की परिभाषा किसी निश्चित समय पर ही की जाती है, किसी निश्चित समय पर दी जाती है, एक निर्धारित समय अवधि में स्टॉक में परिवर्तन आता है। सही बात है, जब आप कोई चीज को अगर स्टोर करके रखते हैं, स्टॉक करके रखते हैं, तो ऐसा थोड़ा ना है कि वो स्टॉक करके लाइफ टाइम रह जाएगा। तो उसमें ऐसा टाइम आएगा, ऐसा समय आएगा कि उसमें चेंजिंग आएगा, बदलाव आएगा। हो सके आप 10,000 रुपया रखे, 10,000 रुपया रखे स्टॉक करके, तो वह समय के अनुसार, यानी समय आने के बाद उसमें अगर 10,000 से 12,000 भी हो सकता है या फिर 10,000 से 8,000 भी हो सकता है। तो ये क्या आया, चेंजिंग आया ना, बदलाव आया ना। तो स्टॉक में क्या होता है, समय के अनुसार, यानी समय के अनुसार, टाइम के अनुसार क्या आता है, परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, ठीक है। लेकिन जनरली जो स्टॉक का मतलब होता है वो क्या होता है, स्टॉक का अर्थ तैयार वस्तु, यानी फाइनल गुड्स, यानी अंतिम वस्तु क्या होता है, ये तो जस्ट मैंने अभी इसी वीडियो में बताया। तो स्टॉक का अर्थ जो होता है तैयार वस्तु को बाजार की किसी खास समय, देखिए बाजार की किसी खास समय बिक्री करने के लिए जमा करके रखना। जैसे कि गेहूं गोदाम में रखना, गेहूं को गोदाम में रखना, देखिए गेहूं को गोदाम में रखा जाता है, तो ऐसा थोड़ा ना कि पूरा लाइफ टाइम उसको गोदाम में ही भरा रखेगा, तो वह किसी न किसी टाइम तो बेचेगा ना, यानी किसी खास समय में, कौन समय में, किसी खास समय में बेचने के लिए, बिक्री करने के लिए जमा करके रखना किसी भी चीज को, वो क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा, ठीक है। ये किसकी परिभाषा है, अर्थशास्त्र की परिभाषा है, जब आपको अर्थशास्त्र में ये चीज पूछा जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि अपने मन से अपना परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सटीक होना चाहिए यार, क्योंकि जो सटीक लिखता है उन्हीं को प्राप्त अंक दिए जाते हैं, उन्हीं को मतलब मार्क्स से थोड़ा ज्यादा आता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं निवेश। निवेश के बारे में फिर भी आप लोग तो जानते होंगे, निवेश के बारे में आप लोग को बता दिया गया है। तो निवेश यानी यहाँ क्या है, निवेश यानी नेट इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। निवेश का अर्थ क्या होता है, आय का वो भाग, यानी इनकम का वो भाग, जो भी आमदनी होता है, जो भी आय होता है, वो उसका ऐसा हिस्सा, ऐसा पार्ट जिसका इस्तेमाल, जिसका उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई चीज का उत्पादन हो रहा है, उसको बढ़ाने के लिए अपना जेब से जो फायदा होता है, जो भी आय होता है, सॉरी जो फायदा यानी प्रॉफिट और निवेश अलग चीज होता है, सॉरी। तो इसमें क्या होता है कि निवेश का अर्थ क्या होता है, ये क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट है, किसका पार्ट है भाई, यानी आय का छोटा सा पार्ट है, आय का छोटा सा भाग है, जिसका इस्तेमाल क्या करते हैं, उत्पादन को बढ़ाने के लिए करते हैं, क्या करते हैं, उसको निवेश कहलाते हैं। जैसे कि स्टॉक में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, यहाँ गोदाम में अगर कोई वृद्धि करेगा, यानी गोदाम में क्या करेगा, जो बिजनेसमैन होते हैं वो गोदाम में गेहूं की अगर मात्रा को बढ़ाना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, अपना आय का कुछ पैसा क्या करेगा, उससे अपना आय से जो पैसा होगा उससे कुछ ज्यादा करके गेहूं खरीदेगा। तो वो क्या करता है, गेहूं खरीद करके स्टॉक में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो जैसे स्टॉक में वृद्धि करेगा तो वो क्या कहलाएगा, निवेश कहलाएगा, ठीक है। जैसे स्टॉक में वृद्धि करना, नई मशीनों को खरीदना, ये सब क्या है, निवेश है, इन्वेस्टमेंट की परिभाषा, ठीक है। उम्मीद करता हूं निवेश आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम समझेंगे डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास क्या होता है। मूल्य का मतलब समझते हैं, वैल्यू, कीमत, ठीक है। तो मूल्य ह्रास का, देखिए मूल्य का मतलब होता है वैल्यू यानी कीमत, और ह्रास का मतलब होता है कम, ह्रास का मतलब होता है घटना, कम होना, ठीक है, घटना कम होना। तो मूल्य ह्रास यानी मूल्य में कमी आना। मूल्य ह्रास का मतलब क्या, मूल्य में कमी आना। जैसे कि कोई भी वस्तु का इस्तेमाल करते, कोई भी मशीनरी का इस्तेमाल करते, वह समय के बाद उसमें कुछ टूट फूट तो आता होगा, तो वह टूट फूट जो आता हो तो उसका कीमत में जरूर कमी आएगा, तो उसी को क्या कहेंगे, मूल्य ह्रास कहेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड परिभाषा क्या कहती है कि पूंजीगत वस्तु यानी मशीनरी या अस्थायी परिसंपत्ति का इस्तेमाल करने पर उसके मूल्य
मूल्य यानी कीमत में कमी को क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास कहते हैं, यानी डिप्रिसिएशन कहते हैं। ह्रास का जो अर्थ होता है उसका मतलब क्या होता है, कमी होना, या फिर ह्रास का जो अर्थ होता है यानी ह्रास अर्थ कमी होता है, यानी ह्रास का अर्थ मतलब क्या होता है, कमी होना। यह वस्तु के उपयोग के वर्षों की संख्या से लागत में भाग देने से प्राप्त होता है। देखिए ये लाइन आपको याद रखना है कि यह कैसे निकाला जाता है, मूल्य ह्रास डिप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है, यह वस्तु के उपयोग के वर्षों की संख्या से लागत में भाग देने से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यहां लेकिन लागत कैसे निकाला जाए, सॉरी यहां मूल्य ह्रास कैसे निकाला जाए, तो यह चीज आपको यहां बताया जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए लिया जा रहा है कि नया गाड़ी के प्रचलन के कुछ वर्ष बाद, कुछ साल बाद उसकी कीमत घट जाती है। क्यों घट जाती है, कुछ क्यों घट जाती है, वो नया तो नहीं रहेगा, उसमें तो जरूर कुछ टूट फूट आएगा, तो वो टूट फूट को लगे यानी वो टूट फूट जो रहेगा, वो टूट फूट के कारण वो गाड़ी में जितना भी पैसा घटेगा, जितना भी उसका कीमत घटेगा, तो इसी को क्या कहेंगे, मूल्य ह्रास कहेंगे। उसका मूल्य में क्या हो गया, कमी आ गया, वही क्या कहलाएगा, मूल्य ह्रास कहलाएगा। आगे हमको समझना है सकल निवेश के बारे में। सकल निवेश को कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस का मतलब होता है सकल। ठीक है, तो जब निवेश में मूल्य ह्रास को जोड़ दिया जाता है तो उसको क्या कहेंगे, सकल निवेश कहेंगे। इस प्रकार यह पूंजीगत वस्तु यानी मशीन पर टोटल खर्च होता है। ठीक है, मान चलिए कोई गाड़ी खरीदे आप, ठीक है, कोई वैन खरीदे, तो उसमें टोटल जितना आप पैसा से खरीदे, यानी जितना आप मान चलिए एक तरह से लाख रुपया में कोई बारिश की, यानी 10 लाख में कोई गाड़ी खरीदे, तो 10 लाख में जो गाड़ी खरीदे, जो न्यू में खरीदे गाड़ी को, ठीक है, तो ये 10 लाख उस टाइम क्या कहलाएंगे, निवेश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, निवेश कहलाएंगे, नेट निवेश यानी निवल यानी शुद्ध निवेश कहलाएंगे। लेकिन 2 साल ये गाड़ी को चलाए आप, ठीक है, ये 2 साल गाड़ी को चलाए तो इसमें जो टूट फूट आया तो 1 लाख रुपया और लग गया आपको खर्चा करने में। ठीक है, तो टोटल 10 लाख प्लस 11 लाख जो होगा आपका ना, तो 11 लाख क्या कहलाएगा, सकल निवेश कहलाएगा। क्योंकि इसमें जो टोटल खर्चा यानी क्या है कि मूल्य ह्रास को इसमें जोड़ा जाता है। आप यहां देख सकते हैं इसके फॉर्मूला में कि अतः सकल निवेश बराबर निवेश प्लस मूल्य ह्रास, यानी 10 लाख आपका निवेश लगा था खरीदते टाइम, यानी खरीदने के समय नया गाड़ी को, और 1 लाख आपका टूट फूट के समय लगा। ठीक है, यानी मूल्य ह्रास में जो कमी आई, यानी जो उसमें टूट फूट आया, उसमें जो ह्रास आया तो उसमें आपको लगा। ठीक है, तो टोटल 11 लाख कहलाएंगे। तो निवेश की जगह आप यहां 10 लाख बैठाएंगे, मूल्य ह्रास की जगह आप 1 लाख बैठाएंगे, तो टोटल आपका सकल निवेश निकलेगा, यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो निकलेगा वो 11 लाख निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, सकल निवेश होता है। ठीक है, यानी मूल्य ह्रास को अगर निवेश में जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा, सकल निवेश कहलाएगा। सेम वही बात है, अगर मूल्य ह्रास को नहीं जोड़ेंगे सकल निवेश में, अगर वो प्योर यानी नेट निवेश रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, निवल निवेश कहेंगे। यहां थोड़ा सा भी अंतर नहीं होता है। एक चीज आप देख सकते हैं कि निवल निवेश और सकल निवेश, निवल निवेश और सकल निवेश में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। आप शुद्ध निवेश भी बोल सकते हैं, यानी नेट का मतलब क्या होता है, शुद्ध। पूंजीगत वस्तु पर शुद्ध निवेश से निवल निवेश कहलाता है, यानी पूंजीगत वस्तु पर शुद्ध निवेश से निवल निवेश कहलाता है, अर्थात इसमें मूल्य ह्रास को नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, यानी जो आपका 10 लाख रुपया लगा ना गाड़ी खरीदने में, वही आपका क्या कहलाएगा, निवल निवेश कहलाएगा। ठीक है, आप उसको 1 लाख जो उसमें जो टूट फूट आया था, वो जो खर्च किए उसमें आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा। यानी ये जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो निवल निवेश सकल निवेश घटा कर देंगे, मूल्य ह्रास कर देंगे। ठीक है, आपका ये नेट इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। आगे हमको बताया जा रहा यह एक पॉइंट है कि अर्थात ये पूंजीगत वस्तु को खरीदने में लगा पूंजी होता है, यानी जो फिक्स यानी नेट का मतलब क्या होता है, शुद्ध है। तो शुद्ध जो पूंजी लगा आपको कोई भी चीज को खरीदने में नया में, तो वो क्या कहलाएंगे, निवल निवेश यानी नेट इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे। आगे आपको ये चीज याद रखना, यहां क्या बताया जा रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी 5 पॉइंट आपको यहां बताया जा रहा। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार के सामान को बनाने में, किसी भी वस्तु को उत्पादन करने में, या फिर किसी भी प्रकार के चीज को बनाने में, या फिर सेवा का उत्पादन करते समय 4 प्रकार का योगदान होता है, यानी 4 प्रकार के योगदान दिए जाते हैं, तभी वो सामान बनके तैयार होता है, तभी वो वस्तु बनके तैयार होता है। ठीक है, तो 4 प्रकार के कौन कौन योगदान होते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो योगदान है वो है आपका मानवीय श्रम का योगदान। ठीक है, मानवीय श्रम का योगदान, जैसे कि पारिश्रमिक मजदूर अपना श्रम का योगदान करते हैं। मानवीय श्रम क्या होते हैं कि जो मजदूर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जाकर के खटते हैं, फॉर्म में, फैक्ट्री में, उद्योग में जाकर के खटते हैं, तभी सामान बनता है, तभी सामान का क्या होता है, निर्माण होता है, तभी सामान जो है बनके तैयार होता है। तो पारिश्रमिक का जो मतलब होता है, पारिश्रमिक के आप लोगों को थोड़ा सा हिचकिचाना नहीं है, पारिश्रमिक का मतलब होता है मेहनत के बदले जो फल दिया जाता है, यानी पारिश्रमिक का अर्थ मेहनत का फल ही होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, पारिश्रमिक कहेंगे। जैसे कि मजदूर को पारिश्रमिक के रूप में क्या दिया जाता है, मजदूरी दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला योगदान क्या होता है, मानवीय श्रम का योगदान, किसी भी चीज को बनाने में या फिर किसी भी सेवा का उत्पादन करते समय। ठीक है, दूसरा जो योगदान है वो है स्थिर प्राकृतिक संसाधन
संसाधनों का योगदान। कोई जरूरी है जो फैक्ट्री है, जो उद्योग है, वो कहाँ हवा में लटका हुआ रहेगा? वो तो किसी भी यानी किसी भी इस प्रकार प्राकृतिक संसाधन का तो सहायता लेगा ना। तो वो क्या है? भूमि का योगदान। तो भूमि का योगदान है क्या? स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का योगदान। ये क्या किसके कैटेगरी में आएंगे? स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का योगदान। भूमि क्या है? स्थिर है ना। ये ऐसा थ्रू कि भूमि एक जगह से दूसरे जगह चलते रहता है। ये क्या है? स्थिर है। तो स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का योगदान भूमि का योगदान कहलाएंगे। इनका पारिश्रमिक जो होता है लगाव कर दिया, यहाँ लगान होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा? लगान होता है, ठीक है। यानी भूमि का योगदान क्या कराएगा? स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का योगदान। ये दूसरा बड़ा योगदान है किसी प्रकार के सामान को बनाने में या फिर सेवा का उत्पादन करते समय, ठीक है। तो दूसरा योगदान हम पढ़ लिए। आगे हमको बताया जा रहा है कि उद्यम वृत्ति, यहाँ क्या हुआ? उद्यम कर दिया। उद्यम वृत्ति यानी साहसी व्यक्ति, यहाँ साहस कर दिया। कितना टाइपिंग मिस्टेक करता है यार। यहाँ साहसी व्यक्ति का साहस जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? उद्यम वृत्ति कहलाएगा। उद्यम वृत्ति से आपको अनजान नहीं बनना है। उद्यम वृत्ति का मतलब होता है साहसी व्यक्ति का साहस यानी हिम्मत, यानी हिम्मत रखने वाले व्यक्ति का हिम्मत का योगदान। यानी इसका परिसर जो होता है, इसका जो पारिश्रमिक, यहाँ कर दे परिसर कर दिया, यहाँ होगा पारिश्रमिक, ठीक है। यहाँ जो वर्ड है यहाँ आएगा, ठीक है। यानी इसका पारिश्रमिक लाभ होता है अगर उद्यम यानी साहसी व्यक्ति अगर अपना हिम्मत रख कर अगर काम करेंगे, अपना हिम्मत का अगर योगदान देंगे तो उनको जो मिलेगा, उनको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, ठीक है। तो और चौथा जो लास्ट है जो योगदान है वो है पूंजी का योगदान। पूंजी होगा तभी ना कुछ कर सकेगा, तभी ना कुछ वस्तु का निर्माण होगा, तभी ना कुछ सेवा का उत्पादन होगा। पूंजी अगर नहीं होगा तो कुछ हो सकेगा नहीं होगा, ठीक है। तो पूंजी का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये सबसे पहला जो चौथा योगदान है। तो पूंजी का योगदान कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। किसी चीज को बनाने के लिए पूंजी यानी पैसा लगता है, यानी ऐसे फोकट में तो बनता नहीं है, तो पैसा लगता है तथा इसका पारिश्रमिक जो होता है ब्याज के रूप में दिया जाता है। आपको पूछा जाएगा कि पूंजी का जो पारिश्रमिक जो होता है वो किसके रूप में दिया जाता है? मजदूरी के रूप में, लगान के रूप में या फिर पारिश्रमिक के रूप में? तो क्या ब्याज के रूप में, तो ब्याज हो जाएंगे। यानी इसका पारिश्रमिक किसके रूप में? ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। देखिए आपको यहाँ जो याद रखना है 4 पॉइंट आया आपका। यानी देखिए ऑब्जेक्टिव रूप एमसीक्यू जो होता है ये कहीं से भी आपको किताब से पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आपका कोई ऐसा पॉइंट नहीं छूटे जो ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू बनने के लायक हो, ठीक है। देखिए आपको यहाँ 4 योगदान आपको बता दिया गया। किसी भी उत्पादन में, किसी भी चीज को बनाने में 4 योगदान होता है। लेकिन आपको यहाँ याद रखना कि पारिश्रमिक जो दिया जाता है, मजदूर को पारिश्रमिक के रूप में मजदूरी दिया जाता है। और स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का योगदान जो होता है इसको पारिश्रमिक के रूप में क्या लगान दिया जाता है। यहाँ लगाव कर दिया, लगान होगा, लगान दिया जाता है। और उद्यम जो यानी उद्यम वृत्ति जो साहसी व्यक्ति, हिम्मत वाला जो व्यक्ति होता है उनको पारिश्रमिक के रूप में क्या मिलता है? उनको लाभ मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। और पूंजी को पारिश्रमिक रूप के रूप में यानी कैपिटल को पारिश्रमिक के रूप में क्या मिलता है? ब्याज मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये चारों लाइन आपको समझ में आ गए होंगे। ये चीज आपको याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। हम देखे थे क्वेश्चन बैंक में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी भी प्रकार के सामान को बनाने में कितने प्रकार का योगदान होता है, ठीक है। वर्णन करें या फिर परिभाषित करें। तो ठीक है, आपको ये याद रखना जितना शॉर्ट में आपको बताया गया, यानी 5 नंबर के पूछे जाएंगे आपको, कम से कम आपको 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आगे हम बताया जा रहा है कि पारिश्रमिक का इस्तेमाल, यानी पारिश्रमिक का इस्तेमाल उत्पादन कारक फर्म का मालिक जो होता है, उत्पादन कारक होता है, उत्पादन कारक उन सेवा तथा वस्तु को खरीदने में करता है जो उत्पादन में सहायक हो अर्थात निवेश करता है। नहीं ये ऐसा थोड़ा है। यहाँ क्या करें कि पारिश्रमिक का इस्तेमाल उत्पादन कारक यानी प्रोड्यूसर जो होते हैं उनको क्या मिलता है? लाभ मिलता है। ऐसा थोड़ा कि वो लाभ मिला, वो पैसा मिला, जाके पूरा खा लिया, ऐसा थोड़ा ना होता है। वो क्या करते हैं? वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो फिर क्या करते हैं? नए नए सामान को खरीदते हैं जो उत्पादन के प्रोसेस में, उत्पादन की प्रक्रिया में क्या होता है? सहायक होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, ये पॉइंट समझ लिए। आगे हमको एक साइकिल समझना, ठीक है। ये साइकिल यानी वीवीआई साइकिल, वीवीआई चेन महत्वपूर्ण साइकिल। आपको ये साइकिल अगर समझ में आ गया होगा तो मैं समझूंगा कि मेरा जो पढ़ाने का जो फायदा है, जो मेरा पढ़ाने का जो पारिश्रमिक है, जो मेरा पढ़ाने की मेहनत है, मेरा मेहनत जो है वह सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। तो ये चक्का को, ये साइकिल को आपको समझना। देखिए आपको समझना क्या है, सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें टोटल जो तीर है वो कितना तीर है? पहला तीर, दूसरा तीर, तीसरा, चौथा तीर, यानी 4 तीर है। तो पहला तीर को हम 1 नंबर देकर के इंडिकेट किए, ठीक है। तो 1 नंबर वाला तीर ये क्या है? फॉर्म है। ये क्या है? फॉर्म है। फॉर्म में जाकर के लोग, परिवार के लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। ये क्या है? परिवार। ये दाहिने तरफ क्या है? परिवार है, ये फॉर्म है, ठीक है। तो पहला वाला तीर को देखिए, ये परिवार क्या करते हैं? ये पहला वाला तीर जो है ये परिवार के पास जो भी पैसा रहता है वो व्यय करते, खर्चा करते हैं फॉर्म पर, ठीक है। यानी फॉर्म पर अपना ये खर्चा करते हैं। पहला वाला तीर ये इंडिकेट करता है। और ये दूसरा वाला तीर देख सकते हैं, ये फॉर्म जो, ये परिवार जो खर्चा करता है फॉर्म पर ना, तो ये फॉर्म है वो खर्चा के बदले परिवार को वस्तु तथा सेवा देता है। यानी ये फॉर्म के पैसा जो देता है ये परिवार ऐसे घूम करके जाकर के व्यय करता फॉर्म पर। तो ऐसा थोड़ा ना कि फॉर्म को फोकट में जाकर के पैसा दे दिया परिवार, तो परिवार को क्या देता फॉर्म के बदले, यानी
परिवार को जो देता है फॉर्म वो क्या देता है, तो वो देता है वस्तु तथा सेवा देता है। अब दूसरा तीर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे चौथा तीर को, ठीक है, तीसरा तीर अभी हम रहने देते हैं। तो क्या करता है यहाँ कि परिवार क्या करता है कि कारक सेवा के रूप में फॉर्म में जाकर के काम करता है, कारक सेवा के रूप में फॉर्म में जाकर के काम करता है। और ये काम के बदले ये फॉर्म क्या करता है कि ऐसे घूम करके, तीसरा वाला तीर को देखिए, ऐसे घूम करके रूप में कारक अदायगी के रूप में पैसा देता है, इनकम देता है। ये परिवार यहाँ जाकर के काम करता है और ये फॉर्म ऐसे घूम करके जाकर के परिवार को कहता है लो भाई ये पैसा लो, ये आपका काम करने का पैसा हुआ, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि सरल अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह यानी साइक्लिक फ्लो जो होता है सरल अर्थव्यवस्था में यानी सिंपल इकोनॉमिक में जो होता है, ठीक है। फिर भी हम लोग यहाँ देखेंगे, आगे हमको पॉइंट में बताया जा रहा है। देखिए परिवार अपना वे फॉर्म पर करता है, पहला तीर, परिवार अपना खर्चे जो करता है वह कहाँ करता है, पहला तीर आप यहाँ देख सकते हैं, पहला तीर, दूसरा तीर, तीसरा तीर, चौथा तीर, ठीक है। तो पहला तीर में जो होता है वो परिवार अपना खर्च फॉर्म पर करता है और फॉर्म जो होता है परिवार को अपना बना हुआ सामान तथा सेवा व्यय के बदले, खर्चा के बदले देता है। यानी ये जो खर्चा करता है, ये जो व्यय करता है, ये परिवार व्यय करता है ना फॉर्म पर, तो फॉर्म इसके बदले क्या देता है परिवार को, क्या देता है, वस्तु और सेवा, यानी अपना वस्तु बना हुआ वस्तु और सेवा यानी सामान को क्या करता है, किसको देता है, परिवार को देता है। और तीसरा जो तीर है वो क्या है कि फॉर्म परिवार को उसके काम के बदले मजदूरी देता है, कारक अदायगी के रूप में। तीसरा तीर में देख सकते हैं, फॉर्म परिवार को उसके काम के बदले क्या देता है, कारक अदायगी के रूप में मजदूरी देता है, ठीक है। और चौथा तीर आप इंडिकेट करता है कि परिवार फॉर्म में जाकर काम करता है कारक सेवा के रूप में। चौथा तीर यानी परिवार जो होता है ये कहां जाके काम करता है, फॉर्म में ही जाकर के काम करता है। यह क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यानी सरल इकोनॉमिक्स, यानी सरल जो सिंपल इकोनॉमिक्स से सरल अर्थव्यवस्था में आय का जो प्रवाह होता है, चक्रीय प्रवाह कैसे होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चक्र आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो रिपीटेशन करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का मॉडल। तो समष्टि अर्थशास्त्रीय मॉडल जो होता है क्या होता है, एक ऐसा मॉडल जो काल्पनिक अर्थव्यवस्था का वर्णन करता है। अब काल्पनिक अर्थव्यवस्था क्या होता है यहाँ जस्ट हम बता दिए नीचे, तो पहले हम समझते हैं समष्टि का मॉडल यानी समष्टि अर्थशास्त्रीय जो मॉडल होता है वो क्या होता है। तो एक ऐसा मॉडल जो काल्पनिक अर्थव्यवस्था का वर्णन करता है, विश्लेषण करता है, तो समष्टि अर्थशास्त्रीय मॉडल कहलाता है। सिंपल सी बात है, समष्टि अर्थशास्त्रीय मॉडल किसका वर्णन करता है, किसका विश्लेषण करता है, तो काल्पनिक अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करता है। इसमें वास्तविक अर्थव्यवस्था का कभी भी वर्णन नहीं किया जाता, ठीक है। तो काल्पनिक अर्थव्यवस्था क्या होता है, देखिए यह एक मुख्य रूप से वित्तीय मंच पर आधारित काल्पनिक पूंजी का वर्णन करता है, काल्पनिक पूंजी के बारे में बताता है, काल्पनिक पूंजी के बारे में स्टडी करता है। कौन, काल्पनिक अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर यानी अर्थव्यवस्था के सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्थव्यवस्था के सॉफ्टवेयर के रूप में किसको जाना जाता है, तो काल्पनिक अर्थव्यवस्था को, ठीक है। आगे हम समझेंगे, आगे हमको बताया जा रहा है कि एक अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री कौन होते हैं, अर्थशास्त्री कौन होते हैं, जो अर्थशास्त्र का वर्णन करते हैं उसको क्या कहते हैं, अर्थशास्त्री कहते हैं। विज्ञान का जो वर्णन करता है वैज्ञानिक कहलाता है, तो अर्थशास्त्र का वर्णन करने वाले को क्या कहेंगे, अर्थशास्त्री कहलाएंगे, इकोनॉमिस्ट कहलाएंगे। तो एक अर्थशास्त्री का काम यह दर्शाना होता है, ये चीज को दर्शाना होता है कि अर्थव्यवस्था का कौन सा जो मॉडल है वास्तविक जीवन की दिशा के लिए महत्वपूर्ण है। यानी अर्थव्यवस्था का चाहे वह समष्टि अर्थशास्त्री मॉडल हो या फिर काल्पनिक या फिर समष्टि अर्थशास्त्री मॉडल हो या फिर कोई दूसरा मॉडल हो, अर्थव्यवस्था का जो एक कैसा मॉडल है यानी एक कोई भी मॉडल जो क्या करे, मतलब वास्तविक जीवन की दिशा के लिए महत्वपूर्ण हो, यही चीज को फिक्स करता है, यही चीज को दर्शाता है कौन, अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट, ठीक है। आगे हमको बताया जा रहा है कि आर्थिक तंत्र में अर्थात अर्थव्यवस्था में सेवाओं तथा वस्तुओं की संपूर्ण गणना 3 विधि से की जाती है। कितना विधि, 3 विधि, यहाँ लेकिन हम पहला विधि का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला विधि जो है वह है उत्पाद या मूल्य वर्धित विधि। पहला विधि क्या है, उत्पाद या मूल्य वर्धित विधि। यहां से आपका जो है अर्थव्यवस्था, ये जो यहां से आपका थोड़ा सा टर्न लेता है, आपका चैप्टर जो है यहां से थोड़ा मूव करता है। स्पेशल जो है स्टडी यानी स्पेशल जो है वो बेसिक था, यहां से हम लोग जो पढ़े ये चैप्टर का बेसिक था राष्ट्रीय आय का लेखांकन, लेकिन यहां से थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल है, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश कीजिए और फोकस कीजिए, ठीक है। तो आर्थिक तंत्र में अर्थशास्त्र में सेवाओं तथा वस्तुओं की संपूर्ण गणना जो की जाती है, कितने प्रोसेस से, कितना विधि से, 3 विधि से की जाती है, ठीक है। जो उसमें से जो पहला विधि है वह है उत्पाद या मूल्य वर्धित विधि, ठीक है, यानी प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। तो प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है कि इस विधि में तो उत्पादित सेवाओं, यहां देखिए कि इस विधि में उत्पादित सेवाओं तथा वस्तुओं का वार्षिक मूल्य की गणना की जाती है, यानी वार्षिक मूल्य की गणना की जाती है, या उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय 1 वर्ष के भीतर यानी 1 साल के अंदर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र तो आपको पता है, यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। विभिन्न क्षेत्र याद कीजिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, पंचम क्षेत्र, ठीक है, आपको बता दिया गया है, सब क्षेत्र आपको याद होना चाहिए। तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र यही सब क्या कहलाते हैं, विभिन्न क्षेत्र कहलाते हैं। तो विभिन्न क्षेत्र में
उत्पादित सेवाओं तथा वस्तुओं का मूल्य को आंका जाता है एक साल के अंतर्गत, तो वह क्या है, उत्पाद या मूल्य वर्धित विधि यानी जीडीपी को मापने की विधि है। ठीक है, फिर भी यहाँ जीडीपी को कैसे निकाला जाता है, देखिए सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी बराबर यहाँ नहीं होगा या तादाद में होगा, या दो बराबर जो होता है उसको क्या कहते हैं, इक्वल कहते हैं। लेकिन ऐसे करके तीन अड्डी आ जाए, तीन लकीर आ जाए, तीन लाइन खींच दिया जाए तो इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो ये क्या, ये तीन वाला जो कहते हैं इसको, दो वाला को कहते हैं बराबर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको बराबर कहते हैं। अगर तीन अड्डी आ जाए, तीन लाइन खींच दिया जाए, इसको कहते हैं तादाद में, क्या कहते हैं तादाद में। तो जीडीपी तादाद में हो जाएगी अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का जो कुल योग। अब ये सकल मूल्य वर्धित क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि जीडीपी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, जीडीपी तादाद में GBA1 प्लस GBA2, GBA1 वो जो पहला फॉर्म का सकल मूल्य वर्धित क्या होगा, सकल मूल्य वर्धित होगा, यानी जो योग होगा, जो मूल्य होगा उसको जोड़ा जाएगा। यह GBA2, A2 का मतलब होता है जो दूसरा फॉर्म है उसका सकल मूल्य वर्धित को जोड़ा जाएगा। ऐसे तरह एन तक चलेगा, यानी एनवा क्या करेंगे, एनवा फॉर्म तक जोड़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो इंडिकेट करता है, जीडीपी इंडिकेट करता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, और GA भी इंडिकेट करता है ग्रोस वैल्यू एडेड को, यानी तादाद में यह तीन होगा। तादाद में का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, सकल मूल्य वर्धित का कुल योग। ठीक है, तो जीबी का मतलब होता है सकल मूल्य वर्धित। ये जो होता है ये अर्थशास्त्र में किसी भी क्षेत्र यानी किसी भी क्षेत्र में या फिर उद्योग में उत्पादित वस्तु तथा सेवा का मूल्य का माप होता है। ठीक है, आप लोग रुक जाइए, भागना नहीं है, रुक जाइए। देखिए हम लोग इस चैप्टर में जो भी चीज पढ़े थोड़ा सा हम लोग रिपीट कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। ठीक है, 1 मिनट के अंतर्गत, क्योंकि रिपीट करने से ये होता है कि आपको बेस्ट याद हो जाता है। वैसे पढ़ता तो सब कोई है, लेकिन पढ़ने के बाद जो है उनको याद रखना बहुत जरूरी है, और जो रिपीटेशन करके जाते हैं वही अच्छी तरह से कॉपी लिख पाते हैं, वही अच्छी तरह से नंबर प्राप्त अंक लेकर के आ पाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप रिपीटेशन कीजिए। देखिए 1 मिनट के अंतर्गत ये क्या पढ़े, जीबी पढ़े, यानी जीडीपी कैसे निकाला जाता है। पहला जो प्रोसेस है यानी उत्पाद या मूल्य वर्धित विधि, यानी आर्थिक तंत्र में, अर्थव्यवस्था में सेवाओं तथा वस्तुओं की संपूर्ण गणना 3 विधि से की जाती है। पहला विधि हम लोग पढ़ लिए, उत्पाद या मूल्य वर्धित विधि। अगला हम जो डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे सेकंड वीडियो में। उसके बाद हम लोग पहले काल्पनिक अर्थव्यवस्था क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्रीय मॉडल क्या होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये चक्का हम लोग समझे, ये पहला जो तीर है, पहला तीर ये इंडिकेट करता है कि परिवार अपना जो पैसा खर्चा करता है फॉर्म पर, और फॉर्म जो है ये पैसा के बदले जो खर्चा करता है परिवार फॉर्म पर, ये फॉर्म इसके बदले वस्तु तथा सेवा देता है परिवार को। और परिवार जो ऐसे घूम करके, ये चौथा तीर इंडिकेट करता है परिवार घूम करके कारक अदायगी के रूप में फॉर्म में जाकर के काम करता है। और ये फॉर्म है, तीसरा वाला तीर इंडिकेट करता है ये फॉर्म जो है कारक अदायगी के रूप में काम के बदले परिवार को क्या देता है, पैसा देता है। ठीक है, लेकिन ऐसे भी आपको अगर समझ में नहीं आए तो यहाँ आपको बता दिया गया है 4 स्टेप में चारों तीर के बारे में। ठीक है, तो ये जो चक्र है ये कौन सा चक्र कहलाएंगे, सरल अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह यानी साइक्लिक फ्लो। ठीक है, यानी सिंपल इकोनॉमिक्स में। उसके बाद हम लोग पढ़े कि पूंजी का योगदान, उद्यम वृत्ति साहस का योगदान, मानवीय श्रम का योगदान, स्थिर प्राकृतिक संसाधन का योगदान। ये किस में योगदान, यानी किसी भी चीज को बनाने में, किसी भी वस्तु को बनाने में, किसी भी सेवा का उत्पादन करते समय ये 4 चीज का योगदान होता है। ठीक है, निवल निवेश क्या होता है ये हम लोग पढ़े। अगर मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, निवल निवेश निकल जाएगा। मूल्य ह्रास को जोड़ देंगे तो सकल निवेश कहलाएगा। मूल्य ह्रास क्या होता है, यानी मूल्य में कमी होना मूल्य ह्रास कहलाता है। निवेश क्या होता है, यानी आय का वो भाग जिसको यानी एक तरह से उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टॉक क्या कहलाता है, ये सब चीज पढ़े। उसके बाद मध्यवर्ती वस्तु यानी इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पढ़े। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु क्या होता है, ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़े। पूंजीगत वस्तु के बारे में पढ़े, उपभोक्ता वस्तु के बारे में पढ़े। और उसके बारे में अंतिम वस्तु यानी फाइनल गुड्स जो यानी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन से बाहर निकल जाता है, निष्कासित हो जाता है, वो अंतिम उपभोक्ता द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, अंतिम वस्तु कहेंगे। उसके बाद एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये प्रमुख बुक है। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर था, राष्ट्रीय आय का लेखांकन, इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र का। तो ये फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ तक कवर किए, और सेकंड वीडियो भी इसका आएगा। सेकंड वीडियो में हम कोशिश करेंगे ये जितना भी थ्योरी बचा हुआ सारे थ्योरी को क्लियर करने का, सारे थ्योरी को एक तरह से कवर करने का कोशिश करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए, और जम करके एक बार दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।